बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, गौर करने वालों को और साथ ही साथ यार लोगों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदीद। सामिन मुझे राना गज़नफ़र कहते हैं और आज 2 मेहमानों के साथ मैं आपके सामने हाज़िर-ए-ख़िदमत हूँ। पहले मेहमान बिला ताख़ीर तारुफ़ करवाना चाह रहा हूँ, बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह आपसे होंगी। जनाब प्रोफ़ेसर डॉक्टर सैयद फ़ैज़ अब्बास शाह साहब हमारे साथ। आप लोग पहले भी जानते हैं, मज़हब, कायनात, साइंस और ख़ास करके एआई आपका सब्जेक्ट है और बड़े ही एक मोतदिल अंदाज़ में बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मेरे दूसरे मेहमान बड़े कम अरसे में जिन अहबाब की आवाज़ ने मुझे अपनी तरफ खींचा, उनमें से एक और ऐसे लगा कि कहीं पहले हमारा रूहों का ताल्लुक रहा है। अंजम खोखर साहब मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट है, अरसा-दराज से आप बैरून मुल्क मौजूद हैं। कंट्री का नाम मैं बोल रहा हूँ, अंजम साहब थोड़ा खुद ही मेरी तस्दीक कर देंगे। अंजम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले तो मोहब्बत का बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया और बिल्कुल आपने सही कहा कि वो कहते हैं ना दिल से दिल को राह होती है। तो आपके साथ जब गपशप हुई थी तो बिल्कुल जो एक कनेक्शन था वो उभर के सामने आ गया। अ, अंजुम साहब मैं तस्लीह चाह रहा था किस कंट्री में आप मैं भूल गया नेदरलैंड था। नीदरलैंड में, नेदरलैंड ठीक। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब अ, मुद्दे पर आते हैं यूट्यूब की दुनिया में बड़े कम अरसे में अच्छा मैं एक बात यहाँ ये भी कह दूँ कि बात जब हम मोहब्बत से करते हैं, तो लोग उसको या तो मुनाफ़िक़त का रंग दे देते हैं या लोग हमें किसी एजेंडे के तहत पेश करने की कोशिश करते हैं। ट्रू, ट्रू। तो मैं ये कहता हूँ कि जो कड़वाहट होती है ना, वो आपके लहजे में नहीं होती, वो आपके लफ्ज़ों में होती है और आवाज़ ऊँची करने से दलाइल मज़बूत नहीं होते। बहुत सख्त इख्तिलाफ़ के बावजूद भी अंजुम भाई आपकी इजाज़त से, डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से, दोनों मेरे आप बड़े भाई उस्तादों की जगह पे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ फिर आपकी राय मैंने लेनी है ताकि ऑडियंस के लिए ना एक तमहीद बुनियाद बन जाए कि यार हम यहाँ लड़ने नहीं आए। सवाल होगा और सवाल जानदार होगा, किसी की बेअदबी नहीं होगी, इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। बड़े एहतराम के दायरे में बात होगी। डॉक्टर साहब भी इसी के कायल हैं। बिल्कुल। बड़े मोहब्बत वाले इंसान हैं और अंजुम खोखर साहब तो वैसे ही हमारे बड़े करीब हैं। तो डॉक्टर साहब आपसे मैं थोड़ा-सा कमेंट पहले नाज़रीन के लिए कि आप क्या पहले एक तनबीह कह लें, नसीहत कह लें कि इख्तिलाफ जो होता है ना, ये तो इंसानी हुस्न है। तो हमारे यहाँ इसको जो बिगाड़ दिया जाता है, क्या कहेंगे? देखिए शुक्रिया राना साहब। और इख्तिलाफ की जो आपने बात करी, यकीनन इंसान परवरदिगार ने इसी तरह क्रिएट किया है। उसका जो माइंड है वो 2 लोग एक तरह कभी भी नहीं सोच सकते। तो जब 2 बिल्कुल लोग ठीक। एक तरह सोच ही नहीं सकते, जैसे 2 लोगों की शक्ल अलग-अलग होती है, 2 लोगों की आदतें अलग-अलग होती है, इसी तरह 2 लोगों का सोचने का नज़रिया भी अलग हो सकता है। और इस 2 लोगों के सोचने के नज़रिए ही को अलग-अलग सोचने के नज़रिए ही को इख्तिलाफ कहते हैं। अब अगर इख्तिलाफ जो है। 2 लोग अलग-अलग सोच रहे हैं किसी एक बात पे, हुँ, इस पे इख्तिलाफ तो हो सकता है मगर झगड़े की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस बात में इख्तिलाफ किया जा रहा है, जिस बारे में इख्तिलाफ किया जा रहा है, उसमें आपके इख्तिलाफ से कोई तब्दीली नहीं आएगी। वो जो है, सही। वो वही रहेगा। तो इख्तिलाफ का कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कि झगड़े का कोई फ़ायदा नहीं है और होना ये चाहिए कि आप करीब से करीब आएँ उस हकीकत के। अगर कोई ख़्वाहिश करता है हकीकत के करीब आने की और वो चाहता है कि मैं सीखूँ, तो बात हुँ, करी भी जाए। मगर अगर वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं सीखना है, जो मैं हूँ बस वैसे ही हूँ, तो फिर झगड़े की बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर बहस नहीं रहती है। बहस हमारा मकसद और कभी भी 2 लोगों के दरमियान बात तभी होनी चाहिए जब एक-दूसरे से रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट ज़हन में खुला होना चाहिए कि हाँ, मैं गुंजाइश रखता हूँ, मुझे कोई अच्छी दलील मिलेगी तो मैं उस चीज़ को मानूँगा। अगर ये कैफ़ियत लेकर, ये सोच लेकर कभी भी किससे गुफ्तगू की जाएगी तो हमेशा कुछ ना कुछ वो लेकर उठेगा, ना कि अपने अगर आप दरवाज़े बंद कर लेंगे सोच के तो यकीनन कभी भी
आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यही मेरा पैगाम है कि हमेशा अपने ज़हन के अपने दिल की आँखें, अपने ज़हन की आँखें हमेशा खोल के बात करनी चाहिए, तभी इंसान इंसानियत के मुकाम पे पहुँचता है, वरना इंसान इंसानियत के दर्जे से गिर के जानवरों से भी बदतर हो जाता है, अगर वो अपने आप को रिजिड कर ले और कहे कि नहीं, आई नो ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू। बचा दुरुस्त। अंजुम साहब, डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब की बात आपने सुनी और आप बड़ी मुतदिल और दरमियानी बात करते हैं और गुंजाइशों के दरवाजे आप खुले रखते हैं। हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर सोचता हूँ तेरी हिमायत में, लाख तुझसे है इख्तिलाफ मगर दिल तेरा एहतराम करता है। अंजुम साहब, बात होनी चाहिए और दिल के और ज़हन के दरीचे खुले रखने चाहिए, डॉक्टर साहब का ये कहना है। हमारे यहाँ जो एक नफ़रतों का और ये जो एक महाज़ खुल जाता है, क्या कहेंगे? सर बिल्कुल इख्तलाफ जो है वो होना चाहिए और मेरा ख़्याल है इख्तलाफ होता ही इसलिए है कि आपका एक जो इंक्रीमेंटल लर्निंग का प्रोसेस होता है, वो कभी रुकना नहीं चाहिए। और अगर इख्तलाफ ख़त्म हो जाएगा, मैं आपकी हर बात से एग्री करना शुरू हो जाऊँगा, आप मेरी हर बात से एग्री करेंगे, तो फिर हम सीखेंगे नहीं। हुँ, क्योंकि वहाँ पर सीखने का जो दरवाज़ा है, वो आपने बंद कर दिया। बिल्कुल, अब अच्छा। आप उसको हाँ कह लें जी, हुज़ूरी कह लें या कुछ भी कह लें। मेरा ख़्याल है जहाँ तक इनटॉलरेंस की बात है तो मैं समझता हूँ कि आप भी सोसाइटी में रहे हैं, मैं भी रहा हूँ काफ़ी अरसा। बचपन तो ज़ाहिर है वहीं गुज़रा, जवानी, लड़कपन भी वहीं गुज़रा। हमारी सोसाइटी है ही थोड़ी-सी इंटॉलरेंट हुँ, सोसाइटी है हमारी। इंटॉलरेंस पाई जाती है उस सोसाइटी में। फिर चाहे ठीक है। आप इख्तिलाफ़ राय ले लें, फिर चाहे आप कोई सियासत ले लें उसको, चाहे आप फिर कोई भी मामला ले लें, तो वहाँ पर आप देखें कि जो एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म है लोगों का, वो ऑन हो जाता है फ़ौरन से, क्लिक करके। और उसके बाद एक हीटेड आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं, वो किसी भी महाज़ पे आप ले लें। और फिर आप ये देखें जो हमारा मीडिया है, उसने भी बड़ा एक मैं समझता हूँ कि कोई अच्छा रोल प्ले नहीं किया। जो हुँ, ये सींग लड़वा के मीडिया पे और रेटिंग आपको पता है वो किधर चली जाती है। चाहे वो मॉर्निंग बिल्कुल, शोज़ हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस के शोज़ हों, तो वो उससे भी हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ बड़ी इंटॉलरेंस जो है वो पाई जाती है सोसाइटी में। तो एज़ अ सोसाइटी मैं समझता हूँ कि हम लोग बड़े इंटॉलरेंट हैं। हमारे में सब्र ठीक, नहीं है। बिल्कुल बचा, ठीक हो गया। उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे नाज़रीन समझ गए होंगे कि आज हम यहाँ जो सर जोड़ के बैठे हैं, इसका मकसद लोगों को करीब लाना है, ना कि नफ़रतें बाँटना। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, दोनों भाइयों की इजाज़त से आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह। सर डॉक्टर साहब, अंजुम खोकर साहब से मेरी पहली मुलाकात हो चुकी है, आप पहली दफ़ा मिल रहे हैं और यूट्यूब की दुनिया में लोग इनको अब अच्छी तरह से जानना शुरू हो गए हैं और आपने माशाल्लाह जो अपनी आवाज़ बुलंद की है, आपका लबो लहज़ा, वो भी लोगों के सामने है। तो डॉक्टर साहब, कुछ पहले एक साथ में हमने एपिसोड में ना ये बात रखी है और अंजुम खोकर साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सामने रखता हूँ कि कायनात का जो आगाज़ है, कायनात की जो बिगिनिंग है, उसपे एक हमारे मज़हब का जो है वो बयानिया है और दूसरी तरफ मुल्हिदीन का बयानिया है। तो मेरा ख़्याल है अंजुम खोकर साहब की तरफ मैं पहले जाऊँगा, फिर आप उसका रिप्लाई की तरफ आ जाइएगा। तो ओपिनियन ही हम रखेंगे। तो अंजुम खोकर साहब, ये बताइएगा कि देखिए कायनात की इंसान तुझी माँगता है ना, तो जी, मज़हब ने तुझी तुझी दे दी है। साइंस तुझी देने से डरती है और वहाँ उसके पर जलते हैं। ये जुमला पिछली दफ़ा आपने भी बोला। तो अगर एक अल्टरनेट नहीं दिया जा रहा और मज़हब ने एक तुझी दी है, तो आप कायनात की तुझी कैसे बयान करते हैं या साइंस कैसे बयान करती है? फिर हम अगले स्टेप पे चलते देखिए जहाँ तक मैंने सीखने की और लर्न करने की कोशिश की है, मेरे हैं। पास तो फ़िल वक़्त भी इस कायनात की कोई तोजी मौजूद नहीं है। और जहाँ सही। तक साइंस की बात है, तो बिल्कुल मेरी और आपकी इस पे डिस्कशन हो चुकी है कि एक पॉइंट ऐसा आता है, जहाँ पर साइंस अपने हाथ खड़े कर देती है हुँ, कि प्लांक्स टाइम से पहले के हालात मुझे इल्म नहीं है, मुझे नहीं पता, ठीक है? सही। अब हमारे पास इस वक़्त जो यूनिवर्स है, ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स है, इसकी कॉज़ क्या है, ये मैं नहीं जानता, ठीक है? हुँ, और ये कायनात कैसे बनी, ये हमें मालूम है, लेकिन बहरहाल एक नुक्ते पे आकर हम भी रुक जाते रुक हैं, जाता क्योंकि हमें पता है कि उस नुक्ते से पीछे जो है वो हमारे पास ना टाइम है, ना स्पेस है, क्योंकि टाइम और स्पेस जो है वो उस एक पॉइंट से बाद की ही प्रोडक्ट है।
तो मेरे पास तो इस चीज़ की कोई तौजीह, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये यूनिवर्स कैसे वजूद में आई, इसको किसने वजूद बख्शा, कैसे वजूद बख्शा। बीइंग अ स्केप्टिक मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये दरवाज़े आपको खोलने चाहिए कि उस पॉइंट से बियॉन्ड क्या था, उसके पीछे क्या था। लेकिन अभी तक हमारे पास उसका जवाब मौजूद नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग ये कहते हैं कि जी द यूनिवर्स हैड अ बिगिनिंग। भाई हमें नहीं पता, वी डोंट नो। दैट्स नॉट द गुड थिंग टू से दैट यूनिवर्स हैड अ बिगिनिंग। भाई हमें एक पॉइंट तक पता है कि जहाँ से जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसका टाइम एंड स्पेस शुरू हुआ है। उसके ठीक है, पीछे क्या है, हमें नहीं हमें पता। नहीं। फ़लसफ़े की अगर आप बात करें, तो फ़लसफ़ा भी जहाँ पर जो दलाइल देता है खुदा के हक़ में, वहीं वो खुदा के इनकार में भी ढेर सारे दलाइल देता है। और हमारे पास बहुत बड़े सही, फिलॉसफर्स मौजूद हैं जिनके नाम हमारे सामने हैं, जो कि खुदा के वजूद का इनकार करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि दलाइल जो होते हैं, वो केस को मज़बूत करने के लिए तो एक अच्छा टूल है, लेकिन हुँ, केस जीतने के लिए आपको एविडेंस चाहिए होता है। तो मैं ये सही है। समझता हूँ कि बीइंग अ स्केप्टिक पर्सन, जब मैं अपने आप को ओपन टू डिस्कशन रखता हूँ, ओपन टू लर्निंग रखता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि ये कायनात क्यों बनी, कैसे बनी, किसने बनाया? तो मेरा ख़्याल है मेरी तरफ से इतना ही। डॉक्टर साहब से उनकी राय ले लेते हैं। ठीक है। शुक्रिया अंजुम अंजुम भाई, आपका शुक्रिया। और जो आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, मैं समझ गया। सबसे पहले ये बताइए कि अभी आपने कहा कि दलाइल देने के लिए ज़रूरी है कि उसकी एविडेंस होने चाहिए। एविडेंस होते कितने टाइप के हैं? एविडेंस होते हैं 2 तरह के। एक को कहते हैं एम्पिरिकल डेटा, एक होता है लॉजिकल डेटा। लॉजिकल जी, डेटा और एम्पिरिकल डेटा दोनों एविडेंस काउंट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी जो आँख से देखें वही हो, ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप अपनी आँख से नहीं देख सकते हैं मगर लॉजिकली वो साबित होती हैं। जैसे अभी आपने खुद कहा कि इस कायनात में हर चीज़ कॉज़ एंड इफ़ेक्ट पे चल रही है। ऐसी कोई हुँ, चीज़ है जो कॉज़ इफ़ेक्ट पे ना चले, क्या ऐसा है? कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसका कोई कॉज़ ना हो। इफ़ेक्ट है तो कॉज़ होगा ही होगा। अगर कोई वजूद है तो उसका कोई ना कोई कॉज़ होगा ही होगा। तो ये अगर हम फ़ॉर्मूला या बेस बना के चलेंगे ना कि हर चीज़ की एक कॉज़ है, हर चीज़ की, हर शय की, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ जानबूझ के, कि हर शय की एक कॉज़ है। तो जब किसी शय की कॉज़ है, इफ़ेक्ट हुँ, है तो कॉज़ होगा ही होगा। कोई चीज़ वजूद है तो उसकी कोई वजह ज़रूर होगी। इसको कहते हैं लॉजिकल एविडेंस। तो लॉजिकल एविडेंस का तो इनकार किया ही नहीं जा सकता है। फिर आ जाते हैं एम्पिरिकल डेटा के, कि जो हम जानते हैं, जो हम अपनी आँखों से वेरीफ़ाई कर सकें। अगर आप एम्पिरिकल डेटा पे आएँगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब हुँ, लातादाद ऐसी चीज़ें हैं जो सामने से तो नज़र आ रही हैं, मग जो 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 हम जानते तो हैं कि हैं, मगर उसको हम देख नहीं पाते। मैं एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ, चाँद, हमारा मून, उसका हमने एक फेस देखा है, कभी भी पीछे का फेस देखा ही नहीं। तो एम्पिरिकल डेटा के रिस्पेक्टिवली हम कहेंगे कि चाँद सामने से है, पीछे से नहीं है। मगर लॉजिकल डेटा के हिसाब से कहेंगे नहीं, जब सामने है तो यकीनन पीछे भी हैगा, क्योंकि ये गोल है। जब गोल है तो हम सामने से देख रहे हैं, एम्पिरिकली इट इज़ प्रूवन, मगर लॉजिकली पीछे भी है और इसको भी प्रूफ माना जाएगा। तो ये 2 तरह के हैं। अगर हम खाली एम्पिरिकल डेटा पे रुक जाएँगे, नहीं बस एम्पिरिकल डेटा ही है और कोई डेटा नहीं होता, तो भैया आप जिस मुल्क में नहीं गए, अब मैं नीदरलैंड अभी तक नहीं आया हूँ, तो मेरे लिए तो नीदरलैंड है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास एम्पिरिकल डेटा नहीं है। तो इसी तरह आप किसी मुल्क नहीं गए होंगे तो आपके लिए वो मुल्क नहीं है, क्योंकि आपने देखा नहीं। तो क्या खाली हम एम्पिरिकल डेटा ही की बुनियाद पे तमाम बात करेंगे? डेफिनिटली नॉट। हमें जाना चाहिए लॉजिकल डेटा पे, क्योंकि लॉजिकल डेटा भी, लॉजिकल एविडेंस भी उतनी ही वैल्यू रखते हैं जितना एम्पिरिकल एविडेंस रखता है। क्योंकि बगैर लॉजिकल आपके दलाइल के
खाली इंपेरिकल डेटा पे आप कोई काम कर ही नहीं सकते। आपको लातादाद ऐसी चीजों का इनकार करना पड़ेगा जो आपने नहीं देखी और आप लॉजिकली उसको मानते। खुदा ना करे अगर किसी की पैदाइश उसके बाप लाइक वो पैदा बाद में होता है और उसका बाप गुजर जाता है, तो क्या कहेगा कि मेरा बाप है ही नहीं, क्योंकि एम्पेरिकली मैंने उसने नहीं देखा। ऐसा नहीं होगा। लॉजिकली हम कहेंगे, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से आप कहेंगे नहीं वो होगा, तो मैंने नहीं देखा, मेरी ये बदकिस्मती थी कि मैं उसको नहीं देख पाया। तो बहुत सारी ऐसे दलाइल हमें मिलते हैं कि हमें लॉजिकल एविडेंस पे जाना पड़ता है। अब आ जाते हैं क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स की। जैसे कॉज और इफेक्ट है, तो डेफिनेटली इस दुनिया की, इस आलम की क्रिएशन की कोई ना कोई कॉज हमें जरूर माननी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। आप ये कहते हैं हमें नहीं पता, नो डाउट एम्पेरिकली वी डोंट नो, नो डाउट एम्पेरिकली वी डोंट नो टिल टुडे। आज हमें नहीं पता एम्पेरिकली कि कहां तक है, क्योंकि ऑब्जर्वेबल जो यूनिवर्स है उसकी एक लिमिट है। जितने भी आप टेलीस्कोप और जेम्स वेब की बात करें, हबल की बात करें, जिसकी भी बात करें, उसकी एक लिमिट तक जाता है, उससे आगे वो नहीं जाता, उसकी आंखें कमजोर है। ये बिल्कुल इसी तरह की बात है जैसे मैं अगर देखना चाहूं तो मेरी एक हद होगी, उससे आगे मुझे नहीं नजर आएगा। मगर अगर उसके आगे नजर नहीं आ रहा है तो क्या वो चीज है नहीं? वो है, मैं नहीं देख पा रहा। इसी तरह जो हमारे जो कैमराज हैं, ये जो हमारे स्कोप है, टेलीस्कोप है, उसकी भी एक लिमिट है, एक हद है, उससे आगे वो टेलीस्कोप नहीं देख पा रहा, मगर उसके आगे हैगा। क्यों है? क्योंकि लॉजिकली हो ही नहीं सकता कि कोई इफेक्ट हुआ है, वो चीज मौजूद है तो उसकी कॉज ना हो। जब कॉज है तो डेफिनेटली वो कॉज की कहीं ना कोई बिगिनिंग भी होगी। तो ये हमें लॉजिकल एविडेंस पे भी देखना पड़ेगा, खाली इंपेरिकल डेटा पे नहीं देखना पड़ेगा। एक बात, मैं थोड़ी सी बात लंबी कर रहा हूं, आई नो दैट, बट मैं ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर जो आपने अभी बोला है। जी। दूसरी चीज ये है कि दूसरी चीज, एक तो कॉज एंड इफेक्ट की बात हो गई, और चले यहीं तक बात रोकते हैं, फिर आगे बात करते हैं। चले, ठीक है। अंजुम साहब, डॉक्टर साहब की जो बात है ना, अब बात आहिस्ता आहिस्ता आगाज पे और सिंगुलैरिटी पे, उस सिंगल डेंस पॉइंट पे जाएगी। देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना अंजुम भाई कि हम सिंगुलैरिटी को माने भी और सिंगुलैरिटी को ना माने भी, कि वो है भी, नहीं भी, थी, कहीं से आई, नहीं थी, नथिंग से आई। कोई एक स्टेटमेंट तो बनाना पड़ेगी ना। आप क्या कहेंगे? एक को स्टेटमेंट देनी चाहिए अंजुम भाई इस पे, या हमारे मुल्हिदीन मान के भी स्टेटमेंट नहीं देते? देखिए, मैं, आपको पता है राना भाई कि मैं सिर्फ अपनी बात करता हूँ, मैं किसी का जिम्मेदार नहीं होता, ठीक है। मैं वही बात करता हूँ जो मुझे समझ आती है, जो मैंने पढ़ी होती है। और जहां तक सिंगुलैरिटी की बात है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था आपके साथ कि एक रेफरेंस पॉइंट है हमारे पास। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि जैसे एक शख्स रावलपिंडी से गाड़ी लेकर इस्लामाबाद आया है, तो आप उससे कहते हैं कि रावलपिंडी से इस्लामाबाद कैसे आए हैं, तो वो कहता है मैं आपको सिर्फ इस्लामाबाद से रावलपिंडी जाके दिखा सकता हूँ कि मैं ऐसे-ऐसे आया हूँ। ठीक है, ये तरीका था मेरा, लेकिन मैं उससे पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि फिज़िक्स के जो लॉज़ हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक है, कॉज़ एंड इफेक्ट की जो बात है वो हमारे यूनिवर्स के अंदर की प्रॉपर्टी है। क्योंकि जो कॉज़ैलिटी बनी है वो हमारे पास फिजिकल कवानीन के बाद बनी है। जब बिग बैंग के बाद एक्सपेंशन हुआ तो उसके बाद हमारे पास कॉज़ एंड इफेक्ट का कानून आया। अब जो डॉक्टर साहब ने बात की कंटिजेंसी की कि हर चीज़ इस यूनिवर्स में कंटिजेंट है, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि इस यूनिवर्स में हर चीज़ कंटिजेंट है, ठीक है। लेकिन आज हमारे पास एम्पिरिकल एविडेंसेस नीदरलैंड्स के भी मौजूद हैं और यूएस के भी मौजूद हैं। अगर मैं कांगो नहीं गया और अगर मैं कुछ ममालिक में नहीं गया, तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि उनका एम्पिरिकल एविडेंस जीपीएस लोकेशन पे आपको मौजूद होगा। उसके बाद आपको तस्वीर मिल जाती हैं, उनके एम्पिरिकल एविडेंस आपके पास होते हैं। इसके अलावा आपके पास बहुत से लोग होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि भाई मैं वहां से होकर आया हूँ, और फिर वीडियो एविडेंस बहुत बड़ा सबूत होता है उस एम्पिरिकल एविडेंस का। तो आज हम ये समझते हैं कि जो एम्पिरिसिज्म है वो जानवरों में भी पाया जाता है। एक जानवर भी जब शेर की चिंगार सुनता है, तो उसको पता चल जाता है कि यार अब मुझे अपना बचाव कैसे करना है। एक जानवर के ऊपर कोई चीज़ गिरती है, तो वो उसको भी बचाव करना बहुत अच्छे से जानता है, उसको पता है कि ये एम्पिरिसिज्म है। अब आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम ये समझते हैं कि यहाँ पर रियलिटी जो है, वो लॉजिक को सुपरसीड करती है। लॉजिक रियलिटी की माँ नहीं है, बल्कि रियलिटी लॉजिक की माँ है। तो हम जिस कायनात को देखते हैं,
ये कायनात कंटिंजेंट है, हम जानते हैं बिल्कुल, हम अपने माँ-बाप पे कंटिंजेंट हैं, ठीक है? और ये एक सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इस कायनात को किसी ने बनाया होगा, तो मेरा पॉइंट सिर्फ़ उतना है कि बियॉन्ड बिग बैंग हमारे पास इस वक़्त कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही साइंस हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है। बहुत सारी थ्योरीज़ मौजूद हैं, थ्योरेटिकल मॉडल्स मौजूद हैं, वो परफेक्ट मैथमेटिकल मॉडल्स तो हैं। जैसे स्ट्रिंग थ्योरी की हम बात करते हैं, दैट इज़ एन एब्सोल्यूट परफेक्ट मैथमेटिकल मॉडल। लेकिन क्या हुँ, वो एक एस्टेब्लिश्ड थ्योरी है जैसे बिग बैंग है? तो हम ये समझते हैं कि जो एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है इस वक़्त, दैट इज़ ओनली बिग बैंग थ्योरी। इसके अलावा रॉजर पेनरोज़ को भी जो है वो एक नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। उन्होंने साइक्लिक यूनिवर्स का मॉडल पेश किया था। लेकिन जब हम साइंटिफिकली बात करते हैं, तो हमारी तान बिग बैंग पर ही आकर रुकती है, क्योंकि एम थ्योरी हो गई या साइक्लिक साइक्लिक यूनिवर्स की थ्योरी हो गई या स्ट्रिंग थ्योरी हो गई, ये अभी कोई एस्टेब्लिश्ड थ्योरी बिग बैंग के मुकाबले में नहीं है। और हम ये जानते हैं कि जिस दिन कोई भी थ्योरी बिग बैंग के मुकाबले में खड़ी होकर एक एस्टेब्लिश्ड थ्योरी की शक्ल इख्तियार करेगी, तो वो शख्स नोबेल प्राइज़ का हकदार कहलाएगा। तो मैं मतलब जब हम कंटीजेंसी की बात करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने अच्छी मिसाल दी, बिल्कुल ये यूनिवर्स के अंदर की प्रॉपर्टीज़ हैं कि हमारे पेरेंट्स हैं, फिर उनके पेरेंट्स हैं और ये हर चीज़ की कोई ना कोई कॉज़ होती है, तो ये यूनिवर्स के अंदर की प्रॉपर्टी है। फिर हम जब जाते हैं इनफाइनाइट रिग्रेस की तरफ कि जी हर चीज़ की कोई ना कोई कॉज़ होती है, हमें कहीं न कहीं जाके कॉज़ पे रुकना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो इमैनुअल कांट हैं वो बड़ी अच्छी बात करते हैं। वो ये अपनी क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़निंग में इस बात का जवाब देते हैं कि हमारे पास एपिस्टेमिक एक्सेस नहीं है उस चीज़ की। हुँ, हम ये नहीं पता चला सकते कि इनफाइनाइट रिग्रेस इस कायनात से बाहर किस तरह काम करेगा और करेक्ट। हम उस पॉइंट तक कैसे पहुँचेंगे। हमें पता है कि दरख्त पे फल लगते हैं, हम जाके देख सकते हैं, हमारे पास एपिस्टेमिक एक्सेस मौजूद है इस वक़्त दुनिया में और हमारे पास बहुत सारे टूल्स भी हैं उसको चेक करने के। लेकिन बियॉन्ड बिग बैंग हमारे पास फ़िलहाल ना तो इन्फॉर्मेशन है, ना टूल्स है कि हम जा सकें। तो मेरा ख़्याल है कि मेरी तरफ से सिर्फ़ इतना ही, आप डॉक्टर साहब की तरफ ले लें। डॉक्टर साहब देखिए, मेरा ख़्याल है देखिए आपने 3 बातें इसमें जो मेन जो मेरे मतलब आपने कहा कि सिंगुलैरिटी से पहले फिज़िक्स लॉ ब्रेक होते हैं, ऐसा ही है? नहीं, इस जी, जी, यूनिवर्स बिल्कुल। में भी फिज़िक्स लॉ ब्रेक होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स को आप पढ़ें, तो अभी जो 2025 में जो नोबेल प्राइज़ मिला है ना, जो क्वांटम के ऊपर, फिज़िक्स के ऊपर, वो फिज़िकल लॉ ब्रेक होकर मिल रहा है। आप देखिए। तो ये कहना कि फिजिकल लॉ जो है वो इस फिजिकल दुनिया में सिर्फ फिजिकल लॉ ही चलेंगे, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। हुँ, इस यूनिवर्स में क्वांटम मैकेनिक्स के लॉ, अभी जो इन्होंने क्वांटम टनलिंग के ऊपर इसको जो साइंटिस्ट हैं उनको नोबेल प्राइज मिला। अब क्वांटम टनलिंग की अगर बात करेंगे तो फिजिकल लॉ ब्रेक हो गया। पहला स्टेटमेंट कि फिजिकल लॉ सिंगुलैरिटी के बाद फिजिकल लॉ ब्रेक होता है, मैं कहता हूं ना, साइंस कहती है, मैं नहीं कहता हूं, साइंस कहती है कि इस यूनिवर्स में भी फिजिकल लॉ ब्रेक होता है। और बिल्कुल। अगर फिजिकल लॉ ब्रेक हो रहा है तो यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब भी वो मौजूद है और चल रही है। और फिजिकल लॉ ब्रेक होने के बावजूद भी फिजिक्स खत्म नहीं होती है, क्लासिकल फिजिक्स खत्म हो जाती है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट आपने कहा कि बिग बैंग के अलावा कोई जो थ्योरी है वो इतनी मशहूर नहीं है। फर्क नहीं पड़ता मशहूर है या नहीं है, थ्योरी है या नहीं है। थ्योरी यकीनन है, आपने खुद ही अपने साइकिल बिग बाउंस की आपने बात करी, एम थ्योरी की बात करी, आपने खुद ही नाम लिए, थ्योरीज मौजूद है। और आपने खुद कहा कि मैथमेटिकली, एम थ्योरी की आपने खुद बात करी कि मैथमेटिकली बड़ा सॉलिड, मैथमेटिकली का मतलब ये होता है लॉजिकली उसमें कोई फ्लॉ नहीं नजर आता, जबकि हुँ, दूसरे एंड पे हमें बिग बैंग का फ्लॉ नजर आता है। फिर आपने ये भी कहा, आपका मतलब सुनने वालों की बात हो रही है, डोंट डोंट बी पर्सनली, उसको पर्सनल ना समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक तरीका होता है बात करने का, तो आपको मैं इसलिए आपका नाम ले रहा हूं। तो बिग बैंग के अंदर, बिग बैंग की जब बात करें तो बिग बैंग से पहले की चीजें थ्योरी साइंस देती है। ऐसा नहीं कि साइंस कहती है कि हमें कुछ पता ही नहीं और हम ना डिस्कस करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे आर्टिकल, मैंने जब ओएस साहब के साथ मेरा बात हुई थी तब भी मैंने कहा भाई
1000 लाखों की तादाद में आर्टिकल्स मौजूद हैं, इस पे वर्कआउट हो रहा था, हो रहा है, होता रहेगा। बिग बैंग की अगर हम बात करें तो बिग बैंग विद इन अ यूनिवर्स की बात करते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर क्या हो रहा है। बिग बैंग का फोकस है ही नहीं, क्योंकि जब भी आप कोई बात करते हैं, जैसे अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हमने एक फोकस रखा है, हमने स्कोप ऑफ द टॉक रखी है कि हम आज बिग बैंग पे ही बात करेंगे, हम इसके अलावा किसी के ऊपर बात नहीं करेंगे। इसी तरह बिग बैंग की जो स्कोप है, स्कोप ऑफ द बिग बैंग, वो है यूनिवर्स के अंदर की क्रिएशन। इससे पहले कि वो फोकस करता ही नहीं है। जब वो फोकस करता ही नहीं है तो कहता है भैया मुझे इस चीज को नहीं डिस्कस करना है कि बिफोर बिग बैंग क्या हुआ था, मुझे नहीं मालूम, आई डोंट वांट टू डिस्कस इट। वो डिस्कस करता ही नहीं है क्योंकि आउट ऑफ द स्कोप है उसकी गुफ्तगू, उसका फोकस आउट ऑफ द स्कोप है। अब जो आउट ऑफ द स्कोप है उसको हम कहेंगे कि भाई बिग बैंग उसको नहीं डिस्कस कर रहा है। वो इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा है क्योंकि आउट ऑफ द स्कोप है बिग बैंग के लिए। अब जो आउट ऑफ द स्कोप बातें हैं वो हमें आउट ऑफ द स्कोप ही, जिन टॉपिक्स पे ये स्कोप होगा, अंडर द स्कोप होगा, वो जिस टॉपिक के अंदर ये वाली गुफ्तगू, हमें वो चीज देखनी पड़ेगी जिसके अंदर आपने खुद बात करी। आपने एम थ्योरी की बात करी, तो एम थ्योरी ऐसा नहीं कि कोई नहीं मानता, सब मानते हैं, मगर बिग बैंग को उसका काउंटर नहीं है। ये इसका काउंटर नहीं कि वो बिग बैंग को कहेगा रिजेक्टेड बिग बैंग और जो है ना एम थ्योरी एक्सेप्टेड, डेफिनेटली नहीं। बिग बैंग इस यूनिवर्स की बात कर रहा है कि इस यूनिवर्स में क्रिएशन थिंग्स की कैसे हुई, ये बिग बैंग का स्कोप है। कैसे स्टार्ट हुई ये स्कोप ही नहीं है। अब ये स्कोप करने के लिए हमें थ्योरी चेंज करनी पड़ेगी, हमें एम थ्योरी पे जाना पड़ेगा, हमें साइक्लिक बिग बाउंस पे जाना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा वो थ्योरीज क्या कह रही है। अब ये कि इस बिग बैंग को भी क्या 100% ये प्रूवन थ्योरी है? नो, इसके अंदर कुछ एविडेंस मिले हैं। वो कुछ एविडेंस की बुनियाद के ऊपर बिग बैंग को कहते हैं कि ये सपोर्टिव एविडेंस है बिग बैंग के, या बिग बैंग के इस यूनिवर्स की क्रिएशन के एविडेंस हैं, सपोर्टिव एविडेंस। इसी तरह एम थ्योरी और बिग बाउंस थ्योरी के जो प्री बिग बैंग एरा है, उसके अंदर भी साइंस के पास कुछ थोड़े बहुत सपोर्टिव एविडेंस हैं जो इस वक्त जिसके आर्टिकल्स मौजूद हैं साइंस की दुनिया में। तो ये स्टेटमेंट कहना कि बिग बैंग से पहले साइंस नहीं जानती है या एम थ्योरी इतनी मशहूर नहीं है, एम थ्योरी अपनी जगह मशहूर है। एम थ्योरी ने कभी भी ये क्लेम किया ही नहीं कि मैं बिग बैंग को रिप्लेस करने आई हूं। कोई भी ये नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि बिग बैंग इस यूनिवर्स की क्रिएशन की बात कर रही है। एम थ्योरी यूनिवर्स की क्रिएशन की बात नहीं कर रही, वो उससे पहले की बात कर रही है, या वो डिफरेंट डायमेंशंस की बात कर रही है और उसके अंदर वो पीछे की भी बात कर रही है, या बिग बाउंस या साइक्लिक थ्योरी की आपने बात करी तो वो पीछे की भी बात कर रही है। और वो कहती है कि यूनिवर्स जब क्रिएट हो रही है तो बिग बैंग के बाद जो क्रिएशन हो रही है, जो स्टेप्स हैंगे कि किस तरह उसमें न्यूक्लियर सिंथेसिस हुआ, किस तरह रिकॉम्बिनेशन हुआ और किस तरह उसके बाद स्टार की क्रिएशन हुआ, इसका कोई इनकार कर ही नहीं रहा। तो ये 2-3 अलग अलग चीजें, इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। बिग बैंग थ्योरी के अंदर क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स की बात हो रही है, उससे पहले की बात नहीं हो रही। चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने कहा कॉज और इफेक्ट इस ही सिर्फ दुनिया में है। क्या ये कोई क्लेम कर सकता है कि कॉज और इफेक्ट इससे पहले रैल में नहीं है? नोबडी नो। तो ये क्लेम नहीं किया जा सकता कि इससे पहले नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि शायद हो, शायद ना हो। चले मान लिया कि शायद ना हो। अगर शायद ना हो तो ना हो वाली कंडीशन पे कोई तो बात हो रही होगी ना, क्योंकि अभी आपने खुद कहा जब साइक्लिक थ्योरी पेश की गई है, बिग बाउंस थ्योरी पेश की गई है, एम थ्योरी पेश की गई है, तो जब कोई थ्योरी पेश की जाती है तो उसको डेफिनेटली कोई ना कोई रूल्स और कंडीशंस और कंस्ट्रेन को डिफाइन करके ही, सपोजिशन को डिफाइन करके ही बनाया जाता है। अदरवाइज कोई भी थ्योरी खुद ब खुद नहीं होती है, उसकी कोई ना कोई बेस बनाई जाती है। तो कुछ एविडेंस है तभी तो बेस बनाई, अदरवाइज विदाउट हवा में बेस नहीं बनाई जाती है। कोई ना कोई बुनियाद होती है किसी ना किसी बात की, उसी को लेकर चला जाता है। तो ये स्टेटमेंट कहना कि साइंस को नहीं पता, ये स्टेटमेंट गलत है, ये नहीं कहना चाहिए। हाँ, वो थ्योरीज उनका फोकस कुछ और है, बिग बैंग का फोकस कुछ और है। कोई भी थ्योरी बिग बैंग को डिनाई नहीं करती और डिनाई करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन थ्योरीज का फोकस कुछ और है, बिग बैंग का फोकस कुछ और है। तो इन दो को मिक्स नहीं करना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस यूनिवर्स में भी, इस दुनिया के अंदर भी
फिजिकल लॉ क्वांटम मैकेनिक्स ब्रेक करती है, ब्रेक नहीं करती है, बेसिकली उसके अलग लॉ होते हैं। इसी तरह सिंगुलैरिटी से पहले भी लॉ अलग हैं, मगर हैं, और वो भी फिजिकल ही लॉ कहलाएंगे। वो फिजिकल, वो हाँ क्लासिकल फिजिकल लॉ नहीं कहलाएंगे, मगर वो भी फिजिकल लॉ कहलाएंगे। तो मैं 3-4 चीजों को मैंने आपके सामने रख दिया जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे। तो ये कहना कि है ही नहीं और साइंस नहीं इसको डिस्कस करती है या इतना मशहूर नहीं है, नहीं, वो अपनी जगह मशहूर है, मगर उसको एक चीज की मशहूरी, लाइक एक पानी की बोतल की मशहूरी अलग है और एक किसी दूसरे चिप्स की मशहूरी अलग है, कंपेयर नहीं किया जा सकता। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जी अंजुम खोखर साहब के बारे में मैं एक छोटा सा इंकशाफ भी कर दूं जी कि अंजुम साहब का मुकदमा जो है ना वो प्योर मुल्हिदीन वाला नहीं है। वो गुंजाइश रखते हैं और वो कहते हैं कोई ताकत को ऐसी मुमकिन हो सकती है। एक तो हमारे पास सबूत नहीं, और दूसरा आप कहते हैं कि वो ऐसी जो कोई ताकत है, अगर कल को वो कोई मजहबी नौइयत की या ताकत या खुदा ना हुआ और कोई दूसरी ताकत या कोई वेरी ऐसा गुड। खुदा, उसकी ये पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो अंजुम साहब, डॉक्टर साहब की बात के साथ अपना इस मुकदमे को भी वाज़ेह कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब को थोड़ा वो आपके बारे में बहुत शुक्रिया। थोड़ा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब एक्सप्लेनेशन का, और आप बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया आपने भी राना साहब, थैंक यू सो मच। देखिए, अ, मैं हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं और यूएस में ही रहते हैं, और मेरे बचपन के दोस्त भी, मेरे कज़न भी हैं। जी। उनसे जब मेरी बात हुई, मैंने राना साहब से ज़िक्र किया था, तो उन्होंने कहा, "यार, यू शुड रिकंसिडर योर पोज़ीशन। डोंट यू हुँ, थिंक दैट इट्स वेरी स्टबर्न?" तो मैंने कहा, "चलें यार, आपकी मोहब्बत में ये भी सही, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। आपकी मोहब्बत में हम अपनी पोज़ीशन रिकंसिडर कर लेते हैं।" ठीक है। तो हमने स्केप्टिसिज़्म की पोज़ीशन को मैंने इसीलिए अपनाया, और हुँ, इसपे मैं समझता हूँ कि मेरी उनकी जो दोस्ती है वो मेरी पोज़ीशन से ज़्यादा मेरे लिए मुक़द्दस थी। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब जो आपने बातें की हैं, देखिए मैं इसमें बारी-बारी ज़िक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आऊँगा बिग बैंग पे। देखिए, इस वक़्त हमारे पास जो इसको कहते हैं द मोस्ट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन, हमारे पास बिग बैंग इज़ द मोस्ट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन, और इसको कोई भी अभी फ़िलहाल जो थ्योरी है वो सुपरसीड नहीं कर सकी। अगर हम थ्योरी की बात करें या उसकी बात करें तो वो सिर्फ़ हाइपोथेसिस हैं, क्योंकि बिग बैंग की जो थ्योरी हमें ये बताती है कि 10 रेज़ टू पावर -43 प्लैंक्स टाइम से पहले के हालात हमें नहीं मालूम, और वो फ़िलहाल कोई भी थ्योरी जो है वो उस वक़्त अभी हाइपोथेसिस तो ज़रूर हैं, लेकिन हम उससे पीछे अभी फ़िलहाल जा नहीं सकते। हमें उस पॉइंट से पीछे नहीं पता कि यूनिवर्स के हालात क्या थे, क्या नहीं थे, उससे पीछे क्या था, क्या नहीं था। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, हाइपोथेसिस बिल्कुल मौजूद हैं, उन हाइपोथेसिस पे शायद काम भी हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल दैट इज़ नॉट द प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन एट द मोमेंट। हमारे पास जो इस यूनिवर्स की जो ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स है, इसकी मोस्ट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन जो मेरी रिसर्च के मुताबिक है, एक तालिब इल्म होने की हैसियत से, वो सिर्फ़ बिग बैंग ही है। उसके अलावा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हाइपोथेसिस हैं, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, लेकिन फ़िलहाल आप उनको बिग बैंग के मुकाबले में नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ़ हाइपोथेसिस ही हैं। बाकी जो आपने बात की क्वांटम मैकेनिक्स की, तो क्वांटम मैकेनिक्स पे जो उनको क्वांटम एंटेंगलमेंट पे जो नोबेल प्राइज़ मिला है, उसपे बिल्कुल, लेकिन उनकी कोई कॉज़ उनके सामने अभी तक नहीं पता चली कि क्वांटम मैकेनिक्स की वो कॉज़ क्यों होती है, दे डोंट नो। लेकिन जब हम इस यूनिवर्स को देखते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के अलावा, अभी फ़िलहाल तो क्वांटम मैकेनिक्स पे काम हो रहा है, अभी तो कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती, वी डोंट नो। तो कॉज़ एंड इफेक्ट की बात तो ऑलरेडी एक्सप्लेन हो गई। मैं बीइंग अ स्केप्टिक ये समझता हूँ कि फ़िलहाल मेरे पास वो एपिस्टेमिक एक्सेस नहीं है कि मैं ये पता लगा सकूँ, ना ही मेरे पास कोई ऐसी एस्टेब्लिश्ड थ्योरी है, ना ही कोई ऐसा प्लॉजिबल मॉडल है बिग बैंग के अलावा, जिससे मैं ये पता चला सकूँ कि बिग बैंग से पहले क्या हालात थे, ये यूनिवर्स कैसे बनी, कैसे नहीं बनी। मेरे पास अभी फ़िलहाल इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। एक आखिरी पॉइंट भी था डॉक्टर साहब का, मैं उसको भी एड्रेस करना चाहूँगा। हाँ, आई थिंक इतना ही था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बीइंग अ स्केप्टिक तो आई एम ओपन टू एवरीथिंग, ठीक है? बिग बैंग क्या बिग बैंग थ्योरी प्रूवन थ्योरी है? सर, प्रूवन थ्योरी किसको कहते हैं आप? कोई भी थ्योरी, जैसे कोई लॉ जो होता है वो प्रूफ किया जाता है। अभी जैसे मैम क्वांटम टनलिंग की मैंने बात करी, ये प्रूव हुआ है, इसका अच्छा, प्रूव है, एविडेंस है, प्रूव है, बाकायदा एक प्रूफ दिया है उन्होंने, हर हिसाब से प्रूफ दिया है। तो क्या तो बिग आपके बैंग ख्याल थ्योरी में बिग बैंग का प्रूफ नहीं है? नहीं है? आप देख लीजिए तो उनको बिग नहीं पता बैंग कि थ्योरी। कॉस्मिक बैकग्राउंड वेव रेडिएशन जो पीछे जाके नहीं, बताती है कि वेरी यहाँ गुड, से यूनिवर्स। हाँ, वेरी गुड, एविडेंस है, मतलब प्रूवन थ्योरी जिसको कहते हैं, जिसका हर जो जो पूरी थ्योरी है वो प्रूव हो गई है। हाँ, एविडेंस है जिसको हम आसान अल्फाजों में कहते हैं कि निशानियां हैं
ये हो जाएगी, एक और मुझे एविडेंस मिल गया, एक और एविडेंस मिल गया, एक और एविडेंस मिल गया, एक और एविडेंस मिल गया, 5 एविडेंस मिल गए। मगर ये 5 एविडेंस फॉर एग्जांपल काफी नहीं है। बिग बैंग थ्योरी आज भी प्रूवन थ्योरी नहीं होती। आप अभी सर्च कर ले, देख लीजिए, कोई ये स्टेटमेंट कहीं आपको नहीं नजर आएगा कि बिग बैंग थ्योरी इज अ प्रूवन थ्योरी। नहीं, हाँ, बिग बैंग के हमें बहुत सारे शवाहिद मिलते हैं जो बिग बैंग को सपोर्ट करते हैं, बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। मैं इनकार किया ही नहीं, मगर प्रूवन थ्योरी नहीं है। इसी तरह जो और डिफरेंट थ्योरीज हैं, जो मॉडल है, जो हाइपोथेसिस हैं, उसके भी थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ तो उसके भी एविडेंस मौजूद है, मगर नो डाउट बिग बैंग के बराबर नहीं है। जितने बिग बैंग के हमारे पास एविडेंस मौजूद हैं, उतने डिफरेंट थ्योरीज के दूसरे हाइपोथेसिस के इतने एविडेंस नहीं है। ये बात अलग है, मगर ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है कि भाई बिग बैंग अगर प्रूवन थ्योरी होती तो मैं आपकी बात से 100% एग्री करता कि भाई बिग बैंग थ्योरी जो ना प्रूवन थ्योरी है, ये 100% प्रूव हो चुकी है, अब इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अब कोई थ्योरी आकर इसको ब्रेक करे, क्योंकि प्रूवन थ्योरी की बात, अब जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ की बात करें, अब इसके ऊपर काम नहीं होगा क्योंकि प्रूव हो चुकी है। हाँ, अगर कोई दूसरा रूल लॉ आएगा जो इसको ब्रेक करके, नया कानून इसको ब्रेक करके बनेगा, नया कानून उस पुरानी थ्योरी, प्रूवन थ्योरी को ब्रेक करके नया कानून बनता है। मगर जो प्रूवन थ्योरी है ही नहीं, उसको ब्रेक नहीं किया जाएगा, उसको ब्रेक नहीं किया जाए, उसके पैरेलल में दूसरे कानून बनते रहेंगे, क्योंकि ये भी प्रूवन नहीं है, ये भी प्रूवन नहीं है, ये भी प्रूवन नहीं है, ये भी प्रूवन नहीं है। कुछ शवाहिद इसके भी हैं, थोड़े बहुत शवाहिद इसके भी हैं। हाँ, माना कि इसके शवाहिद ज्यादा हैं, क्यों? क्योंकि भाई ये 100 साल पुरानी है, ये अभी 50 साल पुरानी है या 40 साल पुरानी थ्योरी, तो इसके अगर फर्ज करें दो एविडेंस मौजूद है, इसके 10 एविडेंस मौजूद है, मगर ना ये प्रूव है ना ये प्रूव है, तो उस प्रूवन के हिसाब से दोनों बराबर है, दोनों प्रूफ नहीं। अब क्या करेंगे इस कंडीशन में? आप क्या करेंगे? मैं थोड़ा-सा यहाँ पे इख्तिलाफ करूँगा आपसे। देखिए, जी, जी। जब हम बिग बैंग की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि दैट इज़ द मोस्ट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन सो फार दैट वी हैव, ठीक है? करेक्ट। हाँ, अब प्लैंक्स टाइम से पहले हाँ। अभी तक जितनी भी हमारे पास थ्योरीज मौजूद हैं, जी। दे आर जस्ट मेयर हाइपोथेसिस, ठीक है? करेक्ट, आई एग्री विथ यू। तो हमारे पास कोई एविडेंस फिलहाल मौजूद नहीं है कि प्लैंक्स टाइम से पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ठीक है? एग्री विथ बिग यू। बैंग भी हमें वहीं तक लेकर जाता है, ठीक है? प्लैंक्स टाइम तक तो ये हमारे पास पता है कि ये एस्टैब्लिश्ड है सारा कुछ। हमारे पास क्या प्रूफ है? इज बिल्कुल, इट अ प्रूवन थ्योरी? जी, प्लैंक्स टाइम तक बिल्कुल प्रूवन थ्योरी है, क्यों नहीं है? बिल्कुल प्रूवन है। ये आप क्या कहते स्टेटमेंट, ये साइंस का कोई एक आर्टिकल, कोई ऐसी चीज दिखा दे इसके अंदर ये स्टेटमेंट हो कि बिग बैंग थ्योरी इज अ प्रूवन थ्योरी। प्रूफ नहीं है, मैं फिर ये कह रहा हूं, प्रूफ नहीं है, प्रूवन थ्योरी नहीं है। हाँ, सपोर्ट एविडेंस बहुत सारे मिलते हैं, मैं इसका इख्तिलाफ नहीं कर रहा हूं, मगर एविडेंस सपोर्ट मिलना और थ्योरी का प्रूफ होना, ये दो अलग अलग बातें। कॉस्मिक बैकग्राउंड वेव रेडिएशन हमें लेकर जाती है वहां तक, प्लैंक्स टाइम तक। प्लैंक्स टाइम से पीछे हमें नहीं पता, यहाँ तक साइंसदान जानते हैं। 10 रेज़ हाँ, टू पावर -43 से पीछे हमें नहीं पता। मैं कह यही रहा हूँ उसकी, सिर्फ नहीं नहीं, जरा उससे पहले की चीजें भी बहुत सारी नहीं पता। हाँ, हाँ, नहीं, देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिग बैंग हमारे पास मोस्ट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है। अगर आपके पास बियॉन्ड बिग बैंग, बियॉन्ड प्लैंक्स टाइम, 10 रेज़ टू पावर -43 अगर कोई प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है तो मुझे बताइए। how you are जी defining डॉक्टर। plausible explanation? The Big Bang, we have the most No, no, plausible how explanation. you are defining it? देखिए, उसको आप मैं क्या कहेंगे कि ये जब ये हो गए तो मैं कहूंगा इसको प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है, अदरवाइज नहीं है। उसकी कोई थ्रेशोल्ड रखा होगा ना? नहीं, थ्रेशोल्ड नहीं है। देखिए, हाँ, जब थ्योरी बनती है ना, उसपे हाइपोथेसिस होते हैं और वो हाइपोथेसिस की बुनियाद पर एस्टैब्लिश थ्योरी बनती है, प्लॉजिबल करेक्ट, मॉडल बनता है, ठीक है? बिल्कुल सही। आपके ख्याल में क्या बिग बैंग इस वक्त प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन नहीं है? यूनिवर्स की क्रिएशन की यस है, मैंने तुम्हारे इनकार की कोई भी इनकार नहीं फिर करता। प्रॉब्लम कहाँ पर है, ये बताइए? नहीं, बात इश्यू यहाँ हो रही है कि बिग बैंग की जो फोकस है वो इस यूनिवर्स की क्रिएशन पे है। हम बात कर रहे हैं यूनिवर्स की क्रिएशन की नहीं, यूनिवर्स की क्रिएशन से पहले की। ये तो अलग अलग पॉइंट है ना भाई। यूनिवर्स के देखिए, क्रिएशन से पहले हमारे पास इन्फॉर्मेशन कहाँ है, बताइए? सही है, मॉडल है,
मॉडल है, they're mere hypothesis. फाइन फाइन फाइन, फिर They're not even equivalent to Big Bang theory, the most plausible explanation. अगर आप मैंने इक्विवेलेंट तब होगा जब दो चीजों को कंपेयर किया जा सके। ये हैं ही दो अलग अलग चीजें, तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। जब कंपेयर नहीं कर सकते तो इक्वल और नॉट इक्वल की बात ही नहीं आती है। मैं बताता हूँ क्यों अलग अलग है। इसलिए अलग अलग है कि ये साइंस की समझ लें कि एक ऐसी चीज है कि जिसको साइंस फिलहाल सर तोड़ कोशिश करने में लगी हुई है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि प्लांक्स टाइम से पहले हालात क्या थे, और हम ये नहीं जान पा रहे। इसीलिए बहुत सारी आपके सामने ये हाइपोथेसिस बनते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी इज मेयर हाइपोथेसिस, ठीक है। बिल्कुल दैट सही। इज नॉट, हमारे पास इस वक्त जवाब नहीं है, सिर्फ हमारे पास थ्योरीज मौजूद हैं। कल कोई और प्रोफेसर आएगा, वो भी एक थ्योरी दे देगा कि भाई हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। फिलहाल हमारे पास एविडेंस नहीं है। एक मिनट मुझे जरा फिनिश करने दीजिए। कंप्लीट। हमारे पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। फिलहाल हमारे पास जो एविडेंस मौजूद है वो बिग बैंग का ही है। बिग बैंग से पहले जब कोई थ्योरी अपना एविडेंस पेश करेगी तो सर मैं क्यों नहीं मानूंगा? मुझे क्या मतलब पागल कुत्ते ने काटा था कि मैं अच्छा, इसमें अंजुम साहब, डॉक्टर साहब एक मिनट के लिए मुझे जरा देखिए, हम एक ही जगह जी राना साहब एक चीज मेरा ख्याल है 1 to 1 उस तरह फिर बात होगी नहीं, थोड़ा थोड़ा आप टाइम दीजिए। तो अच्छा, मैंने अंजुम साहब से भी ये सवाल किया था और डॉक्टर साहब आपसे भी याद दहानी के लिए कर रहा हूँ कंक्लूजन के तौर पे, कि इससे पहले कि माहौल कशीदा हो जाए, वो किस दोस्त ने कहा था ना, डोंट वरी अबाउट इट। तीसरा फर्द मसाइल का सबब होता है, दो मिसरों का कभी शेर नहीं हो सकता। तो देखिए बात यह है, दोनों भाई जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा ऑडियंस की भी रहनुमाई करें। डॉक्टर साहब, पहले मैं आपसे स्टेटमेंट जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, कि फिर अंजुम भाई की तरफ आता हूँ। बिग बैंग, अच्छा मजहब को थोड़ी देर के लिए हम एक तरफ कर देते हैं कि बिग बैंग को क्रिएटर कहा जाए, बिग बैंग को क्रिएशन कहा जाए, या बिग बैंग एक माँ की हैसियत रखती है? डॉक्टर साहब विद इन 1 मिनट। माँ की भी एक माँ होती है, याद रखिए। माँ की हैसियत तो रखती है, मगर उस माँ की एक माँ है। डॉक्टर साहब फिजिकल फ्रेमवर्क में भी हम देखते हैं इसको, क्या कहेंगे? एक स्टार्टिंग एक माँ की हैसियत रखती है, इसमें कोई शक नहीं। जी अंजुम साहब, डॉक्टर साहब ने स्टेटमेंट दे दी, क्या कहेंगे? सर बिग बैंग मैं तो कैसे कह सकता हूँ माँ की हैसियत रखती है? एज अ स्केप्टिक मैं तो, आपको पता है कि हर चीज को द बिगर द क्लेम द बिगर द एविडेंस, ठीक है। मैं समझता हूँ कि फिलहाल मैं आई विल रीआइट्रेट माई सेल्फ, जो हमारे पास फिलहाल द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स व्हाट वी हैव, हमें वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बिग बैंग तक लेके जाती है। देखिए माँ की हैसियत तो यहाँ भी रखी है, जो इनके स्टेटमेंट बात है कि माँ का मतलब क्या होता है, जैसे चीजें इब्तिदा हो रही हो उसी को माँ कहेंगे। और माँ की क्या डेफिनेशन है? माँ ये नहीं बता रही कि मेरे पीछे क्या है। नहीं सही है, वो नहीं बता रही, मगर माँ के पीछे भी माँ मौजूद है ना, माँ की भी माँ मौजूद है। ठीक है। अच्छा, ये नहीं पता चल रहा है कि वो माँ आई कहां से है, वो किसकी माँ चले है। डॉक्टर, मेरा ख्याल है अगले पॉइंट पे चलते हैं। डॉक्टर साहब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, मेरा ख्याल है बहुत अच्छी गुफ्तगू हो गई आप दोनों की इजाजत से। जी सर। नहीं, मेरा सिर्फ एक बात है, एक बात है कि ये अगर बात साबित है कि बिग बैंग थ्योरी प्रूवन थ्योरी है, बात खत्म हो जाती। अंजुम साहब जो बात कह रहे होते मैं इनके साथ होता। बिग बैंग थ्योरी प्रूवन थ्योरी नहीं है, ये मेरा स्टेटमेंट है। अगर ये कहते हैं अंजुम साहब के बिग बैंग थ्योरी प्रूवन थ्योरी है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, फिर ये अब यहां से कहानी ये फिर जो है ना, मतलब अलग। अभी जो हमारी और मेरे ख्याल में और अंजुम साहब का जो इस वक्त पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो इस पॉइंट पे है। मैं कह रहा हूं कि बिग बैंग थ्योरी इज नॉट 100% प्रूवन थ्योरी। अंजुम साहब आप कह रहे हैं कि बिग बैंग थ्योरी इज 100% प्रूवन थ्योरी। एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं, वेरी गुड, खत्म हो गई बात। For the time being, that is the most plausible explanation. इस स्टेटमेंट से आई एम एग्री विथ यू, इस स्टेटमेंट से। आपको बिग बैंग की कौन सी चीज जो है वो डाउटफुल लगती है, आप समझते हैं कि यार दैट इज नॉट करेक्ट? देखें, हमें बिग बैंग ये बताती है, हाँ, तो बस फिर आपके लिए फिलहाल तो अब ये कहना कि जनाब ये प्रूवन फैक्ट नहीं है, ये एस्टेब्लिश थ्योरी तो है, प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन भी है हमारे पास। अगर उसके मुकाबले में कोई चीज होती तो हमें पता चल गई होती। देखिए,
आप भी ये बात जानते हैं, मैं भी ये जानता हूँ कि साइंस हमेशा अपनी एडवांसमेंट्स की तरफ चलती है और साइंस को कभी इस चीज़ में मसला नहीं होता अगर वो गलत भी हो जाए। आज अगर साइंस को ये भी पता चल जाए कि भाई प्लांक्स टाइम से पहले के हालात ये हैं या ये नहीं हैं, तो हमें तो अपनी राय तब्दील करने में फ़र्क मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा ना, हम तो बदल लेंगे। मैं ये आपको जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं बार-बार यही बात करने की कोशिश करता हूँ, वो ये है कि बिग बैंग हमें उस पॉइंट तक लेकर जाती है, जिस पॉइंट से इस यूनिवर्स का आगाज़ हुआ, इस प्लॉजिबल यूनिवर्स का आगाज़ हुआ। वहाँ सही। तक कि बिग बैंग की जितनी भी हाइपोथेसिस हैं, जो मॉडल है, उसमें कोई प्रॉब्लम है? ये बताइए। है हाँ या नहीं? बताइए, है प्रॉब्लम? अगर देखिए हाउ यू आर डिफाइनिंग प्रॉब्लम, कैसे प्रॉब्लम को आप कैसे कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है? मैंने ये कहा क्या ये थ्योरी प्रूवन है? आपने कहा नहीं, प्रूवन नहीं है। आपने कहा कि ये इस वक्त सबसे ज्यादा प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है, मैंने कहा बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। आपके ख्याल में बिग बैंग प्रूवन कैसे हो सकती है? चलिए उसके पैरामीटर्स बताइए कि हाउ बिग बैंग थ्योरी विल बी अ प्रूवन थ्योरी, चलिए बताइए। क्या मुझे पहले ये बताइए, इस वक्त आप कोई भी एक भी साइंटिस्ट इस थ्योरी को, क्योंकि 100% इस वेतेना बिग बैंग, आपको पता है वेतेना बिग बैंग, जैसे ही बिग बैंग होता है ना, जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन टाइम अननोन है, नहीं पता। विदिन बिग बैंग इन्फ्लेशन टाइम अननोन है। इस वक्त जो आपको डेटा मिलता है वो इन्फ्लेशन का नहीं मिलता। आप देख लीजिए मेरा स्टेटमेंट, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। वेतेना बिग बैंग थ्योरी बहुत सारी चीजें नहीं पता, अननोन है। ये बिग बैंग के अंदर की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्स क्रिएट हो चुकी है उसकी बात कर रहा हूँ, पहले की बात ही नहीं कर रहे हैं हम। प्लांट्स टाइम से पहले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं प्लांट्स टाइम हो गया, बिग बैंग हो गया, उसके बाद का जो पहला स्टेप है जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं, अननोन है। बहुत सारी ऐसी अननोन है, जब तक ये नोन नहीं होंगी ना, प्रूव नहीं होगी थ्योरी। मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी, तो इसी के अंदर बहुत सारी चीजें अननोन है। हो सकता है, अब जो अननोन है ना, जब अननोन होती है तो वहां तमाम हो सकता है चलेगा, क्योंकि अननोन पे ही हाइपोथेसिस लगाए जाते हैं। अब वो जो अननोन है वहां हाइपोथेसिस लगा के बहुत कुछ हो सकता है, पूरी थ्योरी आगे से पीछे हो सकती है। इस वक्त मशहूर बिग बैंग इसलिए क्योंकि उन चीजों को रोक कर देखते हैं कि हाँ, स्टार्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं, नेबुला कैसे क्रिएट हो रहा है, किस तरह गैलेक्सीज बन रही हैं, किस तरह एक स्टार बनता है और किस तरह एक स्टार डाई होकर ब्लैक होल क्रिएट होता है। ये तमाम चीजों को फोकस किया जा रहा है बिग बैंग के अंदर, क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल है, इसको देखा जा सकता है। इन चीजों को फोकस किया जा रहा है बिग बैंग के अंदर। मगर बिग बैंग थ्योरी बजाते खुद प्रूवन थ्योरी नहीं है। जब वो प्रूवन थ्योरी है ही नहीं तो हम खाली उस पर थोड़ी रोक सकते हैं, क्योंकि दूसरी थ्योरीज भी प्रूवन नहीं है, उसके भी कुछ बहुत सारी चीजें पता है, थोड़ी बहुत पता है, बहुत सारी चीजें नहीं पता है। जी डॉक्टर साहब, अगले जो पॉइंट पे चले। जी, मैं फिर आपसे यही पूछूंगा कि मुझे वो पैरामीटर्स बताइए कि जिसके बिना पे हम ये कह सकें कि प्रूवन थ्योरी नहीं है। कोई भी थ्योरी तब प्रूव होती है जब उसका ईच एंड एवरीथिंग इज नोन हो जाए, हर चीज पता चलता है, तब वो थ्योरी कोई उसका पॉइंट ना रहा है। जैसे मैंने आपको मार्क्स टाइम तक तो हम जानते हैं, 10⁻⁻³ से पीछे के हालात नहीं पता, उसके बाद तो हमें मालूम है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप देखिए कि इन्फ्लेशन टाइम नोन है, आप देख लीजिएगा। नहीं नोन, आप देख लीजिएगा, आप उसको देख लीजिएगा और नेक्स्ट हम बात कर लेंगे। आप चेक कर लेंगे जैसे ही बिग बैंग हुआ ना, उसके बाद जो इन्फ्लेशन टाइम है ये अननोन है, देख लीजिएगा। चलिए, फिर मेरा यहाँ पे सवाल ये होगा, फिर आपकी नजर में इस यूनिवर्स की क्रिएशन की सबसे बड़ी वजह क्या है? चलिए ये बताइए। ये दूसरे मोस्ट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। जी नहीं, ये एक अलग क्वेश्चन हो गया। नहीं, ये मैं एक थ्योरी की बात कर टोटल रहा हूं, मैं मज़हब की तरफ अभी नहीं आ रहा, मैं मज़हब की तरफ रिलीजन से ताल्लुक ही नहीं है, रिलीजन का कोई डॉक्टर साहब एक चीज, जो भाई एक पॉइंट मिस हो रहा है, आपकी इजाजत, एक पॉइंट मिस हो रहा है। जी जी, आप दोनों भाइयों की इजाजत। मैं पहले मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब आपसे राय ले लेता हूँ, 30 सेकंड में आपने देना, इससे भी तमहीद बन जाएगी। ये सवाल पिछली दफा मुझे किसी ने भेजा भी है और मैंने अंजुम साहब के सामने भी रखा है और वैसे साहब से भी शायद बात हुई कि बिग बैंग के साथ टाइम और स्पेस मार्जे वजूद में आया। ये बहुत बड़ा दावा, नॉन टाइम, ठीक है। अच्छा अंजुम साहब, मसला ये है कि मेरी जो जी जनरेशन है वो ये पूछना चाह रही है, जो आजकल के बच्चे हैं, लेकिन लोग सोचते हैं ना कि अगर बिग बैंग हुआ तो देखें गुब्बारा फैलाते हैं तो उसके बाद उसमें स्पेस पहले से होती है तो वो फूलता जाता है ना, एक्सपैंड होता है। तो बिग बैंग के बाद कोई पहले अननोन स्पेस थी तो वो बिग बैंग एक्सपैंड हुई ना, उसकी एक्सपेंशन हुई।
इस बारे में जब सब क्या कहेंगे, या स्पेस जो नॉन स्पेस है वो उसके साथ ही हमारे वजूद में आई, तो फिर तो बिग बैंग जो है वो माँ की हैसियत ही होगी ना, क्या कहेंगे? मैंने इसका जवाब लास्ट टाइम भी दिया था। जो साइंटिस्ट इस चीज का जवाब फाइंड आउट कर लेगा कि बियॉन्ड बिग बैंग, बियॉन्ड जो टाइम एंड स्पेस क्रिएट हुआ है प्लैंक्स टाइम, उससे पहले के हालात क्या थे, तो उसको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें ये पता है कि फिलहाल जो टाइम एंड स्पेस है दैट इज द आउटकम ऑफ बिग बैंग। ठीक है, टाइम और स्पेस बिग बैंग के बाद बने। कौन सा अननोन टाइम था, कौन सा अननोन नहीं था, ये सिर्फ मफरूजे हैं और कुछ भी नहीं है। अगर किसी को पता चल गया कि टाइम किस किस्म का था, किस हालत में था, किस हालत में नहीं था, तो उसको तो फिर नोबेल प्राइज मिल जाएगा। सिंपल और सादी सी बात है कि अगर कोई भी साइंटिस्ट ये आके एक हाइपोथेसिस क्रिएट करता है, फिर उस हाइपोथेसिस पे एस्टेब्लिश थ्योरी बनती है, फिर हाइपोथेसिस पे एस्टेब्लिश थ्योरी बनती है, तो उसको तो नोबेल प्राइज मिल जाएगा उस पे। ये तो ऐसी होली ग्रेल है कि जिस पे साइंसदान अभी यही काम कर रहे हैं कि भाई व्हाट वाज बियॉन्ड बिग बैंग, व्हाट वाज देयर 10 raised to power minus 43, क्योंकि उससे पहले हमें नहीं पता। बहरहाल ये अभी हमारे पास आया कि the unknown inflation rate does not disapprove Big Bang. Whatever the rate of inflation, Big Bang is still intact. तो फिर वही बात आ गई कि इस वक्त इसका तो इनकार नहीं किया ना, इसका तो इनकार नहीं किया ना मैंने, कि मैंने अगर मैं ये मेरा क्लेम होना कि बिग बैंग है ही नहीं, तो बात सही है। मैं तो मुस्तकिल कह रहा हूँ बिग बैंग तो है। बिग बैंग इज नॉट द मोस्ट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज नो 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 नो, मैंने ये भी नहीं कहा, मैंने ये भी, मेरा ये स्टेटमेंट है ही नहीं कि भाई बिग बैंग जो है ना कुछ भी नहीं है और बिग बैंग की अहमियत नहीं है। मैंने ये बात एक बार भी नहीं कहा। मैं मुस्तकिल कह रहा हूँ कि बिग बैंग सबसे ज्यादा है, इसके एविडेंस भी बहुत सारे हैं, इसका कोई इनकार भी नहीं है। मगर ये अगर कहा जाए ना कि बिग बैंग ही सब कुछ है और कोई कुछ नहीं है, ये स्टेटमेंट मैं कहता हूँ ना, ये नहीं कहने का है, ये नहीं कहने का। फिलहाल सिर्फ बिग बैंग ही है। फिलहाल हमारे पास सिर्फ हाइपोथेसिस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या फिर मैं जब ये वाला जुमला आता है ना, तो फिर मैं इसके जुमले के मुकाबले में फिर यही वाली बात करता हूँ, क्या बिग बैंग पूरा प्रूवन थ्योरी है? नो। फिलहाल जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की एक्सप्लेनेशन है, कंपैरेटिवली यस, आप कहेंगे कि कंपैरेटिवली दूसरों के मुकाबले में इसके एविडेंस ज्यादा हैं, मगर ये कंप्लीट प्रूवन थ्योरी नहीं है। मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि बिग बैंग को प्लैंक्स टाइम से पहले के हालात नहीं पता थे, तो ये इसलिए प्रूवन थ्योरी नहीं है? नहीं, विद ना बिग बैंग बहुत सारी चीजें प्रूव नहीं है। देखिए, बिग बैंग का तो फोकस है ही नहीं ना। मैं तो पूछ रहा हूँ, तो मैंने आपको इन्फ्लेशन, आप इस वक्त चैट जीपीटी अगर यूज कर रहे हैं या नेट यूज कर रहे हैं, आप उस पर लिखिए और देखिए क्या प्लैंक्स टाइम इज नोन टाइम और अननोन टाइम, बताइए। चेक कर, सॉरी, इन्फ्लेशन टाइम प्लैंक्स टाइम, जैसे बिग बैंग, वही फर्स्ट स्टेप इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन टाइम कितना है, नोन है या नहीं है? तो उससे बिग बैंग डिसअप्रूव कैसे हो गया? मैंने ये नहीं कहा कि बिग बैंग पूरा डिसअप्रूव हुआ, मैंने ये बात नहीं करी। नोन है हाँ या नहीं? आप कहेंगे डेफिनेटली, साइंस कहती है नहीं है, नहीं पता उसको, सही है ना। जब उसको नहीं पता, तो क्या पूरी बिग बैंग थ्योरी के अंदर हर चीज पता है? जब हर चीज नहीं पता, तो आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी थ्योरी को कंप्लीटली प्रूव होने के लिए जरूरी होता है कि उसका हर एंगल पता हो, और इसका ये एंगल नहीं पता। देखिए, आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर, पास्कल लॉ, ये जितने कानून है ना, इसकी हर चीज पता है। जितने कानून हैंगे, पास्कल लॉ की मैं प्रेशर की बात करूं, एक एक चीज पता है, कोई अननोन नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं प्रूवन स्टेटमेंट, प्रूवन लॉ। अब ये लॉ बन जाता है। थ्योरी इसलिए रहती है क्योंकि उसकी बहुत सारी या कुछ चीजें अभी भी अननोन होती हैं, इसलिए उसको थ्योरी कहते हैं। अदरवाइज बिग बैंग लॉ हो जाता, बिग बैंग थ्योरी नहीं रहती। थ्योरी तब तक थ्योरी रहेगी क्योंकि उसकी चीजें अभी भी अननोन है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आपको पता है कि आपने देखा होगा और आपने यकीनन अभी सर्च किया हो, तो आपको ऐसे रेड शिफ्ट नजर आए हैं जो उस कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं होने चाहिए थे। ऐसा देखा है आपने या नहीं रिसेंटली? तो कैलकुलेशन आउट है, लीनियरिटी नहीं है। फैक्ट बनना जरूरी होता है। सॉरी, एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज हैं, वो क्या फैक्ट और लॉ बन चुकी हैं? लॉ, मैंने आपको एग्जांपल दी। हाँ, बहुत सारी थ्योरीज ऐसी होती है जो लॉ बनती हैं, बहुत सारी ऐसी थ्योरी हैं जो लॉ बन जाती हैं। ऐसा होता है लॉ बनती है क्योंकि उसकी हर चीज डिफाइन हो जाती, हर चीज फाइंड आउट हो जाती है। अब उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो अननोन होती है।
जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, पास्कल लॉ मैंने बात करी, चार्ल्स लॉ बात करी, बॉयल्स लॉ बात करी, ये बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो पहले थ्योरीज थी, यानी कि पहले मैथमेटिकल उसके मॉडल थे, प्रूव नहीं हुए थे। E is equal to mc square। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल बात कर, प्रूव होता है तो उसको फैक्ट कहा जाता है ना। करेक्ट करेक्ट, ऐसा ही है, मैं यही कह रहा हूँ। मगर जब तक वो पूरी नहीं है ना, उसको आप लॉ नहीं कह सकते। E is equal to mc square, E is equal to mc square आज से 40-30 साल पहले तक जो है ना लॉ था, वो थ्योरी थी, मगर अभी जो है ना कुछ चंद साल पहले उसको प्रूफ कर दिया गया है। जब तक वो प्रूफ नहीं हुआ है, उससे पहले वो एम्पिरिकल डेटा नहीं था उसका, उस लॉजिकल डेटा था। एक मैथमेटिकली मॉडल परफेक्ट था, उसकी इक्वेशन परफेक्टली मैच थी, मगर वो प्रूफ नहीं हुआ था। जैसे ही प्रूफ हुआ, अब वो लॉ बन गया। तो लॉ और थ्योरी में यही फर्क होता है। थ्योरी जब तक उसके अननोन नहीं पता होंगे, लॉ नहीं बनती है, ये साइंटिफिकली बात दुरुस्त नहीं है। बहरहाल चले, मेरा ख्याल है थोड़ा सा आगे चलते हैं राणा साहब, फिर इसको हम फिर दोबारा तकलीफ देंगे। अंजुम साहब ये बताइए कि हमारे पास कितने मिनट्स हैं? सर हमारे पास अगर हम 10 मिनट्स में इसको रैप अप करें तो बिल्कुल नहीं, टाइम मुझे भी जरा काम है जी। ओके ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये थोड़ा स्टेटमेंट जरा पूरी कर दीजिएगा कि बिग बैंग ने पहले स्पेस बनाया, फिर वो उसी में एक्सपैंड होना शुरू हो गई, क्या ये बात ठीक है? मैं तो मेरे जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि बिग बैंग से पहले स्पेस था, तभी उसमें एक्सपैंड हुई। अंजुम साहब? नहीं सर, जो स्पेस और टाइम है वो बिग बैंग के बाद की क्रिएशन है। बिग बैंग से पहले टाइम और स्पेस हम वजूद नहीं रखता था। ये कहना कि बिग बैंग से पहले टाइम था और बिग बैंग से पहले स्पेस था, दैट्स नॉट अ साइंटिफिकली करेक्ट स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने पहले कहा बार-बार कि यही वो चीज है। एम्पिरिकली इट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। वेरी गुड, ये स्टेटमेंट ज्यादा बेहतर है। दिस इज नॉट अ गुड स्टेटमेंट, साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है और ना ही हम ये कह एम्पिरिकली सकते हैं यस, ही इज बिग राइट। बैंग के बियॉन्ड टू टाइम और स्पेस था। एम्पिरिकली राइट। हमें वो रेफरेंस पॉइंट पता है जहां से बिग बैंग स्टार्ट हुआ है और उसके पीछे के हालात हमें नहीं पता, और टाइम और स्पेस इज द क्रिएशन ऑफ बिग बैंग, आफ्टर द बिग बैंग। एम्पिरिकली ही इज राइट, एम्पिरिकली ही इज राइट। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब है आपने फिर बिग बैंग को मां का दर्जा दिया और अंजुम साहब ने उसको क्रिएटर कह दिया। मेरे ख्याल में मुझे तो यूं महसूस हो रहा देखिए वो लास्ट टाइम अवैस साहब से बात हुई ना, तो कहने लगे कि उस दौरान के हालात हमें नहीं पता। तो मैंने कहा दौरान का लफ्ज अप्लाई कहाँ पे होता है? जहां पहले वक्त हो। फिर कहते नहीं, वो मेरा ये मतलब नहीं था। तो लफ्जों का जो चुनाव है वो बाज दफा हमें अच्छा चले डॉक्टर साहब, ये बातें तो खैर होती रहेंगी। हम मेरा ख्याल एक पॉइंट अगले पे चलते हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, सिंगुलैरिटी मेटाफिजिकल कुछ चीज थी? नहीं, फिजिकल थी। कैसे, थोड़ा डिफाइन कीजिएगा। देख, हाउ यू आर डिफाइनिंग फिजिकल? अगर कहते हैं प्लांक्स टाइम से पहले का जो है उसको फिजिकल नहीं काउंट करेंगे, तो क्यों भाई फिजिकल क्यों नहीं काउंट करेंगे? कोई बहुत ज्यादा छोटी चीज होती है तो उसको फिजिक्स में नहीं आएगी। चाहे वो क्वार्क्स हो, जो एटम के अंदर जो प्रोटॉन के अंदर जो होता है, उसको भी मैं कहूंगा फिजिकल है। फिजिकल मतलब जो वजूद रखती है, जो शय है, वो फिजिकल होगी ना। अब अगर हम फिजिकल की डेफिनेशन ये कहेंगे नहीं, जो प्लांक्स टाइम से ऊपर है उसको फिजिकल कहेंगे, अगर ये डेफिनेशन है तो फिजिकल नहीं थी। मगर डेफिनेशन फिजिकल की क्या है? क्या 10⁻⁻43 से जो छोटी चीज होगी वो फिजिकल नहीं होगी? अगर ये डेफिनेशन है तो फिजिकल नहीं थी। मगर मैं कहूंगा अगर नहीं ना, अगर वो कोई वजूद रखती है तो फिजिकल थी। ये डेफिनेशन है फिजिकल की तो वो फिजिकल थी। यस, ठीक है। अंजुम साहब, सिंगुलैरिटी मेटाफिजिकल चीज थी या फिजिकल? नहीं नहीं नहीं, ये एक रेफरेंस पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। सिंगुलैरिटी हमारे नाजरीन सुन रहे हैं उनको भी पता है, और मैं तो खुद एक साइंस का स्टूडेंट हूँ। ये एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर यूज किया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने हाथ पे एक नुक्ता लगा दूं और उस नुक्ते को एक्सपेंड कर दूं। ये एक रेफरेंस पॉइंट है बिग बैंग का हमारे पास, तो दैट्स नॉट मेटाफिजिकल। अच्छा अंजुम साहब, देखिए थोड़ी सी ये जो हमारी हेजिटेशन है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कह दिया कि अगर हम उसको फिजिकल मानते हैं तो उसका कोई क्रिएटर मानना पड़ेगा। अगर उसको हम नॉन फिजिकल मानते हैं, मेटाफिजिकल मानते हैं, तो वो खुद ऐसी पावरफुल को ताकत चीज बन जाती है। तो देखिए कुछ चीजें कॉमन सेंस भी होती है ना, हमें अप्लाई तो करना पड़ती हैं। तो ये मानने में क्यों हम आर महसूस करते हैं कि भाई या तो को मेटाफिजिकल है या वो फिजिकल है? को कॉमन सेंस तो हमें अप्लाई करना पड़ेगी। देखें राणा साहब, मेटाफिजिकल जो चीज होती है ना, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है। अगर फिजिकल है तो मेटाफिजिकल है, फिजिकल नहीं है तो मेटाफिजिकल भी नहीं है। इसके अलावा
कोई भी मेटाफिजिकल चीज जो है ना तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, ना वो डिसीजन ले सकती है, ना वो किसी फिजिकल एंटिटी को वजूद बख्श सकती है। ये फलसफे की दुनिया में ये मेरा ख्याल है एस्टेब्लिश्ड चीज है और इससे कोई इनकार नहीं करता। फिर जो फलसफे की आप बात करते हैं मेटाफिजिकल की, तो ये जैसे ही है कि जैसे आप फूल की मिसाल देते हैं कि फूल एक फिजिकल चीज है, तो उसकी खुशबू जो है वो मेटाफिजिकल चीज है। जैसे आप कहते हैं जी आपका एक ब्रेन है, दिमाग है, आपका फिजिकल पार्ट ऑफ योर बॉडी है और उसमें से जो आपकी सोच निकलती है, जो कॉन्शियस निकलता है, जो अनकॉन्शियस निकलता है, उसको हम मेटाफिजिकल कह सकते हैं। लेकिन बाहर का वो बाय प्रोडक्ट रहेगी ब्रेन की ही, वो ब्रेन से बाहर एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है? इसके अलावा आप परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम आपके लिए फिजिकल है, लेकिन जो उसकी खुशबू है वो मेटाफिजिकल है। तो मेटाफिजिकल इंडिपेंडेंटली कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा डॉक्टर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज ना, ये सवाल मुझे काफी लोगों ने भेजा और बार बार इस पे बात होती रही। देखिए, मजहब और साइंस की जब हम बात करते हैं ना, तो हमें या तो साइंसदानों को बीच में लाना पड़ता है, दूसरी तरफ से भी दीगर हमें शख्सियात को बीच में लाना पड़ता है। इतने तादाद में साइंसदान है और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि ज्यादा परसेंटेज जो है वो मजहब को मानने वाले साइंसदानों की है। अब मुझे करेक्ट कीजिएगा, अब एग्जैक्ट फिगर मेरे पास बहुत नहीं है, सारे हैं, लेकिन बिल्कुल। हम जब तक हमारी अक्लें नाकिस हैं डॉक्टर साहब, जब तक हमारा होमवर्क मुकम्मल नहीं है, जब तक हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप बियॉन्ड द इस फिजिकल यूनिवर्स से पीछे झांक कर उस माजी के किसी झरोकों में नहीं बता सकती, हमें ट्रस्ट किस पे करना पड़ेगा? तो किसी पे करना पड़ेगा। जिस पे करना पड़ेगा वो या साइंसदान है या कोई रिवील्ड नॉलेज होगा। तो डॉक्टर साहब, किस तरफ जाना चाहिए? आप क्या कहेंगे? ना एक मार्जिन तो रखना चाहिए। एग्जैक्टली वही वाली बात है। जब तक क्या बिग बैंग थ्योरी जब नहीं पेश हुई थी, तो क्या उससे पहले क्या यूनिवर्स क्रिएट नहीं हुई थी? भाई 1939 से पहले जब बिग बैंग थ्योरी पेश नहीं हुई थी, तो क्या उससे पहले क्या यूनिवर्स क्रिएट नहीं हुई थी? हमें नहीं पता था। उससे पहले जो थी ना, वो अननोन थी अननोन थी। सही। अच्छा, वो ये बिग बैंग थ्योरी का जो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है ना, अच्छा, ये बहुत पहले भी दिया जा चुका है। नाम बिग बैंग का बिग बैंग 1939 में दिया है, मगर उससे पहले ये थ्योरीज बहुत बार पेश हो चुकी है, मतलब बहुत ज्यादा बार पेश हो चुकी हैं। 2000-3000 साल पहले भी इस तरह का कॉन्सेप्ट पेश किया जा चुका है। इट इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। हाँ, इसका नाम नया दिया है 1939 में। तो जब वो कॉन्सेप्ट दिया, फर्ज करें, तो उससे क्या पहले, जिससे पहली बार दिया, फर्ज करें 2000 साल पहले दिया। अब 2000 साल पहले जब उसने ये कॉन्सेप्ट दिए, तो क्या उससे पहले था नहीं? उससे पहले भी था, हमें नहीं पता था। तो आज भी बहुत सारी चीजें हैं, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता होना इस चीज की दलील नहीं होती कि वो है नहीं। जैसे आज भी कई ऐसी चीजें हैं जो आज हमें नहीं पता है, कल हमें पता होंगी। तो अगर आज हमें नहीं पता है, तो हम कहेंगे कि वो है नहीं। ये कोई बुनियाद बनती नहीं, बेस नहीं बनती। ये कोई बेस नहीं बनती। तो किसी चीज की कोई ना कोई बेस बनानी पड़ेगी, मजबूरी है। वजह डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया कि आप क्या कहते हैं, हमें बड़ी कुछ छलांग लगाने से हम इन साइंसदानों पे एतबार कर लें या हम अपने मजहबी या इन रूहानी शख्सियात पे यकीन कर लें? आप क्या कहेंगे? जी डॉक्टर। एक जुमला मैं बोलूं, फिर उसके बाद एक जुमला अंजुम भाई, एक जुमला आप। हमें लॉजिक पे जाना चाहिए। एम्पेरिकल डेटा जरूरी नहीं होता, मंतकी डेटा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एम्पेरिकल डेटा ये होता है जो मैं देखा, जिसके सबूत हैं, बस वही मानूंगा। ये होता है एम्पेरिकल डेटा। जरूरी नहीं कि मैं एम्पेरिकल डेटा पे जाऊं, सबसे पहले लॉजिकल डेटा है। और लॉजिकली डेटा जो भी लॉजिकल बात करेगा, चाहे वो साइंस, चाहे वो XYZ, जो भी बात करेगा लॉजिकली, मुझे उसकी बात माननी चाहिए। ये मेरा स्टेटमेंट है। जी अंजुम साहब, आप फरमाइए। जी, देखिए, जहां तक आपने साइंटिस्ट की बात की, तो शॉन कैरल जो है वो अपनी किताब में ये फरमाते हैं कि बिल्कुल बहुत सारे साइंसदान जो हैं वो किसी खुदा को मानते हैं। वो एक सोशल पैराडाइम में रहकर जो भी है, लेकिन देखना ये होता है कि क्या वो एक ऐसे खुदा को मानते हैं कि जो कि ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट और ओमनीबेनेवोलेंट है? तो वहां पर आपको जवाब मिलता है ना। कायनात की तौजीह की हद तक तो आप बिल्कुल उनकी अगर बात माने तो वो ये कहते हैं कि हाँ जी, कोई ना कोई क्रिएटर हो सकता है, दैट्स ओके, ठीक है। लेकिन अगर कोई साइंसदान अपने तय किसी खुदा का तारुफ लेके बैठा है, तो वो उसका कोई पर्सनल खुदा हो सकता है। जैसे इब्न सीना जो एक खुदा का तारुफ करवाते थे, जिनसे बाद में बहुत सारे जो मजहबी स्कॉलर थे उन्होंने उससे इख्तलाफ किया। इमाम गजाली ने इख्तलाफ किया और इब्न रुश्द ने इख्तलाफ किया। जैसे इब्न सीना कहा करते थे कि जो खुदा है वो छोटे-छोटे मामलात में दखल-अंदाज़ी नहीं करता, वो बड़े-बड़े मामलात देखता है। लेकिन गजाली ने इस चीज़ पे बड़ा एतराज़ किया और उन्होंने बोला कि भाई नहीं, खुदा की मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता।
ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, जब हम किसी क्रिएटर की बात करते हैं, तो फिर हमें लामहला एक ऐसे मज़हबी डायटी की तरफ आना ही पड़ेगा। क्योंकि हम ठीक है। एक ऐसी मज़हबी डायटी को फ़ॉलो करते हैं, एक ऐसे मज़हबी खुदा को फ़ॉलो करते हैं जो ओमनीपोटेंट भी है और ओमनिशिएंट भी है। अगर वो ओमनीपोटेंट, ओमनिशिएंट, ओमनीबेनेवोलेंट नहीं है, तो फिर उसका हमारी ज़िंदगी में कोई दखल नहीं है, कोई उसकी इंटरफेरेंस नहीं है, वो फिर एक इंडिफरेंट खुदा है। वो एक ऐसा खुदा है, जिसने यूनिवर्स बनाकर उसको उसके हाल पर छोड़ दिया है। फिर ना उसको हमारी फ्री विल से प्रॉब्लम है, ना उसको हमारे पीछे शैतान लगाने की ज़रूरत है, ना उसको हमारे पीछे कोई इम्तिहान लेने की ज़रूरत है, फिर उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब मज़ा हम जी, जी। दुरुस्त, दुरुस्त। डॉक्टर साहब, मैं जिस पॉइंट पे हम लाना चाह रहे थे ना, तो यहाँ से हमारा पार्ट 2 शुरू होना है। अब साइंसदान और मज़हबी जो हमारा एक बैकग्राउंड है, हम यहाँ से पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं और बहुत सारे साइंटिफिक रेफरेंस मुझे किसी दोस्त ने भिजवाए हुए थे, मेरे सामने पड़े हुए हैं, वो रह गए हैं, तो हमें पार्ट 2 करना पड़ेगा सर। आपकी मोहब्बतों को दोबारा ज़हमत देना पड़ेगी, बिल्कुल। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अंजू भाई, आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर साहब बहुत सर नवाज़िशें। शुक्रिया आप एक-एक लोगों जुमला का, बड़ी मोहब्बत। जी, जी। जी, राना साहब। जी। जी, जी, जी। अंजू भाई, एक-एक, दो-दो जुमले में कोई मैसेज ऑडियंस के लिए क्या कहें? सर सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा आप लोगों को एक अच्छी गुफ्तगू के लिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग एक अच्छा डिस्कोर्स के लिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इट वाज़ रियली अमेजिंग एंड इट वाज़ एन ऑनर टॉकिंग टू यू। अरोड़ा साहब, आपके लिए मोहब्बतें, बिल्कुल। और आप बिल्कुल भाइयों की तरह हैं, सबसे अच्छी बात ये है। और मेरा ख़्याल है कि इस तरह के डिस्कोर्स चलने चाहिए। वी वर टॉकिंग वेरी नाइसली, कोई उसमें हीटेड कन्वर्सेशन नहीं थी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपनी जगह, लेकिन करेक्ट। मुझे गुफ्तगू का बहुत मज़ा आया, यकीन करें। ऐसा टाइम का पता ही नहीं चला। जी, डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह। जी, डॉक्टर साहब। शुक्रिया अंजुम साहब, सबसे पहले अंजुम साहब का शुक्रिया, राना साहब आपका डेफिनिटली शुक्रिया कि आपने अरेंज किया और यकीनन इस तरह की गुफ्तगू होनी चाहिए और अभी भी देखें हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे और बट ये है कि हमारा कोई शायद इन्होंने मुझसे कुछ सीखा हो और शायद मैंने इनसे कोई नया पॉइंट देखा हो जिसके ऊपर मैं एटलीस्ट ये तो कहूँ यार चलो मैं वापस देखो एक रिव्यू करूंगा कि यार ये डेटा सही है या नहीं है, क्योंकि एक ऐसा एंगल जरूर निकलता है और आई एम श्योर के अंजुम साहब ने भी कोई ना कोई ऐसा मुझसे पॉइंट सुना होगा जो ये कहेंगे यार मैं डबल चेक करूंगा, मैं डबल वेरीफाई करूंगा और उसको तो और यही लर्निंग होती है जो हमने बात शुरू में करी थी कि लर्निंग इंपॉर्टेंट होती है रादर देन फाइटिंग टू ईच अदर और जिसकी टांगे खींचने की जरूरत नहीं है। लर्न करके उठना यही किसी भी गुफ्तगू का एक अच्छा रिजल्ट निकलता है और यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि अगर कोई हमारी गुफ्तगू सुन रहा है तो वो हमसे कुछ सीख कर जाए, ना कि एक दूसरे के गिरबान पकड़ के हम एक दूसरे से तानाज़नी और तशनगी शुरू करें। बात ये है कि कभी-कभार मजबूरी हो जाती है, अगर कोई दूसरा तानाज़नी करता है तो फिर एज़ अ ह्यूमन बीइंग आप एक लिमिट होती है, थ्रेशोल्ड होती है, उसके बाद आपको भी करना पड़ती है। नहीं सर, अगर मेरी तरफ से अगर मैं आपको करूँगा तो यकीनन आप भी नहीं करेंगे और आप नहीं करेंगे तो यकीनन मैं भी नहीं करूँगा। तो ये तो होता मेरी है। आदत नहीं है सर। मैं समझता हूँ मर्दों की आदत नहीं होनी चाहिए तानाज़ानी करने की। नो मज़ा डाउट, वेरी गुड होना यही चाहिए। राना साहब मेरे साथ बहुत सारे प्रोग्राम कर चुका है, मेरा बिल्कुल तरीका नहीं है, मेरा बिल्कुल तरीका नहीं है कि मैं किसी से इस तरह बात करूं और मगर कभी कभार करना जो है ना नहीं, आई हैव टू लाइक फ्रंट एंड पे कभी कभार। वो आपको पता है कैरेट एंड स्टिक रूल जो है ना मैनेजमेंट में आप लोग यूज करते हैं, तो कैरेट एंड स्टिक रूल ही मैनेजमेंट में बड़ा अच्छा चलता है, स्पेशली इस तरह के माहौल में कभी कभार। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अंजुम साहब, एक आखिरी जुमलों के साथ इजाजत आप लोगों से चाहेंगे, ऑडियंस से भी। अगर हम तीनों भाइयों से मैं तो यही कहूंगा को गलती, कोताही, को लफ्ज आगे पीछे हुआ हो, इंसानी उस ज़हमतों को देखते हुए हमें दरगुजर कीजिएगा। इंशाल्लाह पार्ट 2 के वादे के साथ साइंटिफिक शख्सियत पे बात होगी और इंशाल्लाह ताला इसी ज़ुमरे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, छोटी सी लाइन कि तुम्हारे बाद मैं नुसरत के गीत सुनता हूँ, तो दुख के सारों ही साज़ों में याद आता है, जो पूछता है दुआओं में याद रखोगे, वो शख्स मुझको नमाज़ों में याद आता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर, टेक केयर, थैंक यू। बाय। ओके जी।